जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे एक नए बाबा की जो इंडस्ट्री में नए नए आए। एक तो अपने ये हैं, है ना, और एक हैं ये वाले। अब इंडस्ट्री इसलिए बोला, अगर आप इनका ब्रह्म ज्ञान सुन लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने सारे वेद पढ़ लिए हैं। चलो ठीक है, सुनते हैं। खान सर एक टीचर हैं, वो भी यूपीएससी और सरकारी नौकरियों में जनरल स्टडीज पर केंद्रित रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि राजनीति की दृष्टि से उन्हें देखा जाए, पर जब टीचर पढ़ाई की जगह राजनीति करने लग जाएंगे तो बाबा को राजनीति से पढ़ाई में उतरना ही पड़ेगा। मोदी से रोजगार मांगते मांगते खान सर इतने भावुक हो गए कि फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत से रोजगार मांगने लगे। पूछ रहे हैं क्या मोबाइल चोरी हो गया है? एक मिनट सर, ये आप पढ़ाई ही करवा रहे हैं ना अपने चैनल पर? जीएस में ये सवाल आएगा ना कि कंगना ने दिलजीत पर ट्वीट किया था तो आपके हैशटैग पर क्यों नहीं किया? ओ भाई यूपीएससी वालों, लिख लो, ये एग्जाम में पक्का आएगा। बाबा यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ही नहीं आती। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। चलो पहले कुछ सुनाते हैं और उसके बाद इस बारे में बात करते हैं। को इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। चलिए, एक अपराधी है जी सर। जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप जिले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ, और रेप करके भाग रहा है। उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुंचे अपने दल बदल के साथ, वहाँ पर दल बदल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करने ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में है। जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी, आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है, और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है, क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर। क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है सर। संविधान के लिए जनता है, ना कि जनता। अब हो सकता है आप यह कहें या तो सिर्फ एक कंडीशन है। कंडीशन तो इंटरव्यू में पूछी जाती है। अब कंगना ने दिलजीत को क्या कहा, दिलजीत ने कंगना को ट्विटर पर क्या कहा, इसका कोई लेना देना नहीं। हो सकता है ना लेना देना हो। तो आप लोगों को क्या लगता है जो बाबा ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं उसमें कौन सा ज्ञान मिलता है? बताते तो वही है ना जो न्यूज़ चैनल दिखा चुके होते हैं। कहाँ से तो क्लास लेते ही है ना, वहाँ वो सारे विषय पढ़ाते हैं। आपको पढ़ना है तो वहाँ जाके पढ़िए, और छोटी मोटी चीज़ें बच जाती हैं वो यूट्यूब पर पढ़ा देते हैं, है ना। अब बाबा यह नहीं बताएंगे यह ट्वीट कब का था जिसके बारे में उन्होंने बात करी। उस समय किसान कानून आए थे, उसके चलते कंगना ने दिलजीत ने कंगना पर ट्विटर पर ट्वीट किया था। अब एक दूसरे को कुछ कहा, अगर वो बीच में किसान कानून समझा रहे हैं, अगर वो बता दिया तो कौन सा गुनाह किया? आप भी तो बताते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड और चल गया है कि अब बाबा ही कह रहे हैं कि खान सर उचक उचक के मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इससे पहले कभी प्रधानमंत्री जो हुए उनसे कभी सवाल ही नहीं पूछे गए। आज की डेट में तो ऐसा हो गया, आपने सवाल पूछ लिया प्रधानमंत्री से मतलब देशद्रोह हो गया। अब बाबा कह रहे हैं कि खान सर उचक के सवाल पूछ रहे हैं तो मतलब उन्हें
एक्टिंग अच्छी करता है तो उन्हें भोजपुरी सिनेमा में काम मिल जाएगा। तो भोजपुरी सिनेमा में काम मिलना छोटी बात है। बड़े बड़े स्टार दिए हैं, बड़े बड़े राजनेता वहाँ से निकले हैं, रवि किशन जैसे वहाँ से राजनेता निकले हैं। हाँ, एक हैं मनोज तिवारी, उनके बारे में मेरा नहीं कहना। बाबा आप खान सर की छोड़िए कि उन्हें भोजपुरी में काम मिलेगा कि कहाँ में काम मिलेगा, उनके तो बॉलीवुड में ही फ़ैन है, उनको बॉलीवुड में भी काम मिल जाएगा। आप अपनी सोचिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि आप 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, उसमें भी कोई एक्सप्रेशन नहीं फेस पे, कैसे कैसे कर लेते हैं ये सब लोग। वीडियो देखें इसलिए बीच में टन टुन ये भी डालना पड़ता है आपको, समझ में नहीं आता। 5 मिनट की वीडियो बिना एक्सप्रेशन। विचार कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी की जगह मेजर ध्यानचंद या किसी अन्य महापुरुष के नाम पर रखा जाए। साथ ही आप कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी की जगह टाटा और विप्रो के अजीम प्रेमजी के नाम पर बनाना चाहिए। देखिए, मैंने टाटा में नौकरी करी या यूं कहूं कि टाटा का नमक खाया है, तो मैं इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि टाटा का देश के लिए बहुत योगदान है। तो मतलब जिस जिस चीज का नाम अंबानी के नाम पर है उसको टाटा। अब मुझे इसको देख के ऐसा लग रहा है कि टाटा का नमक खाया हो चाहे ना खाया हो, कहीं और का जरूर खाया है। कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ANI की 23 फरवरी की सुबह 11:30 बजे की न्यूज कहती है सरदार पटेल स्टेडियम का इनॉग्रेशन होगा और 1:08 की न्यूज में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन हो जाता है। यानी 1983 में लोकार्पित किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मौजूद स्टेडियम का रेनोवेशन कराकर और अपने नाम से पुनर्लोकार्पित कराकर नरेंद्र मोदी जी खुद को सरदार पटेल के समकक्ष आरोहित करने की जरूरत कर जाते हैं। अनुमाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद पर ही मोहित हुए जा रहे हैं। अनुमाचार्य ने सवाल उठाया कि आखिरकार खिलाड़ियों के नाम की बजाय स्टेडियम के स्टैंड्स का नाम रिलायंस और अदानी ग्रुप के नाम पर क्यों रखा गया। और खुद पर मोहित प्रधानमंत्री ने तुच्छ से उच्च बनने की महत्वाकांक्षा में सरदार पटेल को अपदस्थ करके खुद को स्थापित करने के फेर में जो किया, उसका ठीकरा सरकार ने BCCI पर फोड़ने की नाकाम कोशिश की। अरे भाई, लोग अब सच समझने लगे हैं। जब स्टेडियम में दोनों तरफ एक अडानी स्टैंड हो और दूसरी तरफ रिलायंस स्टैंड हो, तो समझने को रह ही क्या जाता है। कॉर्पोरेट परजीविता का ज्वलंत उदाहरण सामने दिख रहा है। 2020 की रैंकिंग के अनुसार IT इंडस्ट्री में टाटा देश में नंबर 1 है, इन्फोसिस नंबर 4, HCL नंबर 9 और विप्रो नंबर 11। आपको स्मृति दोष हो गया था क्या कि आप इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और HCL के शिव नादर को भूलकर सीधा 11 नंबर वाले अजीम प्रेमजी पर पहुंच गए? या फिर शिव और नारायण की तारीफ करना कहीं आपके यहां हराम तो नहीं माना जाता? अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि टाटा ने टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अंबानी ने भी कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है। और अंत में आप कहते हैं कि विप्रो हर दिन 22 करोड़ रुपए दान दे देता है, इसलिए इनके नाम पर पवेलियन बनना चाहिए। अच्छा, ये दान किसी मंदिर में किया जाता है, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए किया जाता है, या किसी रोड बनाने के लिए किया जाता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने आज तक कम से कम दिल्ली में तो विप्रो की ओर से चलते हुए पानी के प्याऊ, ठंड में गरीबों को कंबल या किसी गरीब को घर बनाकर देते हुए विप्रो का नाम नहीं सुना, नहीं देखा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इस वर्ष के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि हर दिन देश में 28 किसान या खेती से जुड़े लोग आत्महत्या करते हैं। उन 28 लोगों को अगर ये 22 करोड़ रुपए दिन का दे दिया जाए तो एक किसान को 75 लाख रुपए मिल जाएंगे। मोदी जी तो 15 लाख दे रहे थे, यहाँ तो 75 लाख मिल रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि आप TCS, इन्फोसिस और HCL जैसी कंपनीज को छोड़ के 11 नंबर वाले अजीम प्रेम जी पर पहुंच गए।
अब यह तो वही बात हो गई ना कि अगर क्लास में कोई लड़का टॉप करता है तो यह गारंटी है कि वह यूपीएससी में भी टॉप करेगा। मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। बाबा का एक और ज्ञान। बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने विप्रो की तरफ से चलने वाले कोई प्याऊ दिल्ली में नहीं देखे, है ना। लगता है बाबा ने अंबानी के प्याऊ का पानी पिया है दिल्ली में। अगर आप लोगों ने भी दिल्ली में अंबानी के प्याऊ देखे हैं और उनका पानी पिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वह कह रहे हैं कि अगर अजीम प्रेम जी जो पैसा है वो किसानों के अकाउंट में डाल देते तो 28 किसान जो डेली की आत्महत्या करते हैं वो बच जाते। बाबा का मैथ बिल्कुल सही है, बाबा ने बिल्कुल सही पैसे बांटे, है ना। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में भी 11वें नंबर पे हैं अजीम प्रेम जी, आपने खुद ही देखा, है ना। लेकिन इंडिया के रिचेस्ट पर्सन अंबानी है और बाबा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डोनेशन तो वही करते हैं ना। ठीक है ना, चलो हम मानते हैं दोनों में से कोई किसान को लीन देता है। हम कुछ पहले फैक्ट दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये कुछ आंकड़े हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसमें देख सकते हैं अजीम प्रेम जी का 2020 में डोनेशन है 7904 करोड़, 7,904 करोड़। और 2019 में उनका डोनेशन था 426 करोड़। शिव नादर जी का 2020 में डोनेशन है 795 करोड़ और 826 करोड़ था 2019 में। इंडियाज़ रिचेस्ट पर्सन अंबानी जी, उनका 2020 में था 458 करोड़ और 2019 में था 402 करोड़। डेटा है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, देख लें एक बार। बाबा कह रहे हैं कि टाटा का देश के लिए बहुत योगदान है। अगर मैं कहूँ तो टाटा के देश के लिए बहुत योगदान नहीं, बहुत बड़ा योगदान है जब से टाटा बनी है। बाबा कह रहे थे कि जिस जिस चीज़ का नाम अंबानी अडानी के नाम पर है उनका नाम बदलकर टाटा के नाम पर रख दे क्या। लेकिन ध्यान से सुनना, अंबानी अडानी के नाम पर है तो बदल दे क्या। पवेलियन के एंड्स स्टार्टिंग के नाम से अडानी अंबानी के नाम पर थे क्या। कुछ भी। चलो छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो टाटा का योगदान सबसे ज़्यादा है। ये डेटा जो मैं दिखा रहा हूँ ये 2020 का है, पहले ही बता दे रहा हूँ। टाटा ने 2020 में 1500 करोड़ डोनेट किए थे और पीएम केयर्स फंड में अतिरिक्त 500 करोड़ देने की बात और कही थी। दूसरे नंबर पे हैं अजीम प्रेम जी जो कि 1125 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। तीसरे नंबर पे है रिलायंस, 510 करोड़ दिए थे। 1 लाख मास्क पर डे का बोला था और 100 बेड हॉस्पिटल बोला था। और हाँ, मैं बता देता हूँ 5 करोड़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डोनेट किए थे। जो भाई सत्य, हम सत्य बताते हैं, हम थोड़ी छोटी सी क्लिपिंग दिखा के पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं, गलत फैक्ट दिखा दें, ऐसा थोड़ी होता है। अब आगे देखिए, आगे है PSUs कंपनी जिनका अभी प्राइवेटाइजेशन बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 1000 करोड़, पेटीएम 500 करोड़, ITC 150 करोड़, अडानी जी 100 करोड़। बाकी कुछ कंपनीज़ हैं, आप देख लें पॉज करके। हाँ, इसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट रह गए हैं, आप जाके नॉर्मली गूगल कर सकते हैं, सब लोग गूगल यूज़ करते ही हैं आज की डेट में। हाँ, एक प्रमुख है बिरला फाउंडेशन ग्रुप, उनका और बता देता हूँ। उन्होंने 400 करोड़ डोनेशन किया था पीएम केयर्स फंड में। और हाँ, एक वन ऑफ माय फेवरेट LIC जिसका 25% स्टेक सेल की बात चल रही है, उसने भी 105 करोड़ डोनेट किया था पीएम फंड में। लगता है बाबा जी बिना डेटा देखे ऐसी ही वीडियो बना देते हैं। चलो, हमने दिखा दिया, ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माई बाप है जो संघ, वो वक्त वक्त पे साजिशें करता रहता है। निरंतर उसकी साजिशें चलती रहती हैं अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। नए नए तरह के तरीके अपनाता है, किस तरह से हिंदू मुसलमानों को भारत में लड़ाया जाए, किस तरह से समुदाय विशेष को निशाने पर लाया जाए। अब ऐसी ही एक साजिश और बेनकाब हुई है और लोगों का कहना है ये भी संघी साजिश है। आप खुद इस वीडियो के अंदर देखिएगा, फिर आप खुद अंदाजा लगाइएगा और फैसला कीजिएगा कि है क्या। खान सर के बारे में आपको मालूम ही होगा, GS खान सर,
यूट्यूब सेंसेशन बना दिया रातों रात। किसने बनाया किसी को नहीं पता। हाल हुलिये से अगर आप देखें तो समझ में नहीं आता कि कौन है, लेकिन ये खान सर जो है ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा जो है फैलाते हुए फंस गए हैं। अब इनको लोगों ने पकड़ लिया है और इनके बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ गए जिससे साफ समझ में आ रहा है कि संघ जैसी विचारधारा के लोगों ने ही इनको प्रोजेक्ट किया और अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए काम चलाया और नाम रख दिया इनका खान सर, जबकि असलियत में क्या नाम है इनका आप जानते हैं? अमित सिंह। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो लोगों ने इनकी खाल उधेड़ी है एक्सपोज करते हुए वो सारा कुछ दिखाऊंगा। पहले तो आप खुद देख लीजिए कि ये जीएस खान जो अपने आप को कहता है जीएस खान सर, ये असलियत में अमित सिंह है और ये खुद कबूलनामा इसका है एक वीडियो क्लिप के अंदर। और इसके बाद मैं आगे जैसे जैसे इस वीडियो को लेके चलूंगा तो आखिरी में तो इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दूंगा कि ये कौन है और क्या इनका गोत्र है और ये किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। आपको समझ में आ जाएगा गोरखपुर के किस मठ से निकले हुए ये खान सर हैं। पहले तो ये वीडियो देखिए जिसके पीछे हरा पर्दा है और ये खुद बता रहे हैं कि ये खान सर कैसे हुए। ये तो अमित सिंह है और इनको बैंक में, याद रखिएगा, बैंक में अमित सिंह के नाम से ही जाना जाता है। बैंकिंग में सब डिटेल्स असली होती हैं, यहां तक के नाम का एक एक अक्षर जो है। खैर आप इनके मुंह से सुन लीजिए। पहले पूछता था सर आपका नाम क्या था, हम लिखते थे जीएस टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई क्योंकि बैच देना है, उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर। तब से हम हो गए खान सर, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। दोस्तों ये तो आपने खुद सुन लिया कि इन्होंने अपना नाम खान सर कैसे कर लिया। इनका जो इंस्टीट्यूट था उसने रख दिया क्योंकि इनको आइडेंटिटी छिपानी थी अपनी, और बैंक में इनको लोग अमित सिंह के नाम से जानते हैं और बैंक में कोई फर्जीवाड़ा चलता नहीं है, मतलब ये अमित सिंह है। चलिए इन्हीं को आके सामने बताना चाहिए कि ये कौन है, अपने आप को साबित करें। जब इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ है, हंगामा क्यों खड़ा है? क्योंकि इनके जगह जगह इजराइल के अंदर बच्चे खत्म हो रहे थे, इजराइल में जो बच्चे खत्म कर रहे थे फिलिस्तीन के, वहां पर ये उल्टे चल रहे थे। उससे लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहरूपिये बहुत से, जैसे कोरोना अपना बहरूपिया है कि कोरोना अपना जो उसका प्रकार है वो बदलता है, ऐसे ही जो संघी विचारधारा के लोग हैं ये भी अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के बहुत लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब ये वीडियो देखिए जहां ये बच्चे जो हैं प्रदर्शनकारी, उनको क्या कह रहा है, उन पे कैसी टिप्पणियां अभद्र कर रहा है, सुनिए। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। सुना आपने, क्योंकि ये बच्चे समुदाय विशेष के हैं, साफ बोलूं तो मुसलमान हैं और इनको बड़ी नफरत है इस वक्त मुस्लिम धर्म के बच्चों से भी और लोगों से भी। आके बताऊंगा मैं ये चीज। ऐसे समाज होते हैं सब, द्वंद समाज बोलते हैं ना, द्वंद समाज एक ही चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को ना बोलते हैं जी। तो उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया। द्वंद समाज में अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद समाज, एक ही शब्द के दो। दोस्तों आपने ये सुना इसको, किस तरह की इसकी संघी विचारधारा है, कितनी मुस्लिम नफरत इसके अंदर भरी हुई है, और नाम रखा हुआ है खान सर, और लोग बेवकूफ बन के समझते हैं कि ये खान है। खुद ही अपने वीडियो में इसने कहा अमित सिंह, ये भी आपने देख लिया। अब ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया इसमें क्या कर रहा है, सुरेश अगर प्लेन उड़ा रहा है तो मतलब वो उड़ा रहा है, चला रहा है प्लेन, लेकिन अब्दुल अगर प्लेन उड़ा रहा है तो मतलब वो बम से उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा है प्लेन। तो आप सोचिए इसकी विचारधारा क्या। ये एपीजे अब्दुल कलाम के लिए भी यही कहेगा कि अब्दुल कलाम साहब ने जब एयरफोर्स का प्लेन उड़ाया था तो जब भी यही कहेगा कि वो उड़ा रहे थे बम से। ये इसकी विचारधारा है, ये संघी विचारधारा है। मेहरबान। लोग कहेंगे कि बीच में मैंने लाइव टीवी क्यों दिखाया, तो ये आपको सच दिखाने के लिए कि कुछ लोग अपना चैनल आरोप प्रत्यारोप पे ही चलाते हैं। इनको लगता है इस तरीके से इनका चैनल ग्रो करेगा, पर सच्चाई यह है जिसकी जितनी बुराई होगी वो उतना ही चर्चाओं में ज़्यादा रहेगा। अब ये एक शिक्षक को भी हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया है। ठीक है, देख हम बाबा का एक और वीडियो देखें जिसमें बाबा कह रहे हैं कि खान सर को फिलिस्तीनियों की हालत देखकर दर्द हो रहा है। लगता है बाबा को पूर्ण ज्ञान लेने से नफरत है, इसलिए बाबा पूरा वीडियो देखते ही नहीं हैं और उससे पहले अपना वीडियो लाने की जल्दी करते हैं जिससे लोग देखें और व्यूज़ मिलें। खान सर जनरल स्टडीज वाले का, उन्हें तो फिलिस्तीन की हालत से दर्द गहरा हुआ है
समझ में आता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या। इनका दर्द ये है कि हमास के 1000 रॉकेट भी उतना नुकसान नहीं कर पाते जितना इजराइल का एक रॉकेट कर देता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है। हाँ तो खान साहब बोलो अपने जिहादियों से मदरसा छोड़कर स्कूल में पढ़ लिया करें, वो भी अच्छे वाले रॉकेट बना पाएंगे। और नहीं बना सकते तो क्यों लेते हैं इजराइल से पंगा। पंगा लेंगे तो लेनी देनी इजराइल करेगा ही। बाबा ने एक और वीडियो बना दी है अपने आप को सही साबित करने के लिए। आप बाबा हैं भाई, गलती थोड़ी मानेंगे। अब एक और बाबा हैं जो आजकल चर्चा में बहुत हैं, पर गलती मान रहे हैं क्या? बाबा हैं, नहीं मानते। फिर इन लोगों के जो कमेंट सेक्शन होते ना, वो आप एक बार जाके देखिए। चलो मैं कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ आपको। कमेंट आप लोग आराम से पढ़ें, पॉज कर करके, कोई जल्दी नहीं है, पढ़ें। फिर हम बाबा को आखिरी में ब्रह्म ज्ञान देंगे जो बाबा सबको देते ना। हमने सोचा बाबा जो पहले से ब्रह्म ज्ञानी है उनको थोड़ा ज्ञान दे दें, उनका ब्रह्म ज्ञान थोड़ा और बढ़ जाएगा। चलो देखो कमेंट, फिर हम बाबा को ज्ञान देते हैं। अब जाते जाते मेरा ब्रह्म ज्ञान भी बाबा के लिए। आशा करता हूँ बाबा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैंने सुना है बाबा संस्कृत के महाज्ञानी हैं। ठीक है, तो आज का महाज्ञान है ये। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पय पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। जय श्री राम।